गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th का जो मनोविज्ञान चैप्टर हमने शुरू किया था उस चैप्टर में दूसरा टॉपिक। और दूसरा टॉपिक उसमें क्या था? समायोजन। तो समायोजन क्या होता है? समायोजन हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्टमेंट। समायोजन या एडजस्टमेंट क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक। हम अगर समाज में अपने आप को समायोजित कर पाते हैं तब तो हम लोग इस समाज के लायक हैं, और अगर हम लोग समाज में समायोजित नहीं हो पाते हैं तो हम लोग इस समाज के लायक नहीं होते हैं। अब हम लोग इस समाज में कैसे समायोजित होंगे, इसी के ऊपर हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। समायोजन कैसे हमें होना है, कैसे समायोजन करना है। तो पहले हम लोग इसका अर्थ जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। समायोजन का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति वातावरण में क्या कह रहा है? व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं आवश्यकताओं के साथ तालमेल बैठाता है। अभी थोड़ा मेरे लिए नया नया है मेकअप का जीना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, सुबह हाथ चले जाते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं के साथ तालमेल बैठाता है। समायोजन का मतलब ये होता है। क्या है वातावरण? वातावरण मतलब आप जिस माहौल में रहते हैं वो आपका वातावरण है, और उसमें आप कैसे तालमेल बैठाते हैं, आपका तालमेल कैसे बैठता है, ये बहुत जरूरी है कि आप कैसे तालमेल बैठा लेते हैं अपने वातावरण में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और यदि तालमेल अगर आप बैठा के जी पाते हैं जीवन, तो आपका जीवन समायोजित है। अदरवाइज आप समायोजित नहीं है। तो किस चीज के लिए तालमेल बैठाना है वातावरण में, किस चीज के लिए तालमेल बैठाना है? हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक मेरा फेवरेट स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट का नाम है टिंकू। टिंकू मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट है। टिंकू इस दुनिया में चाहता है कि समायोजित हो जाए। तो कैसे समायोजित होगा जरा देखिए। ये एक वातावरण में रहता है, मतलब कहीं तो रहता होगा ना, तो वातावरण है इसके पास, वातावरण इसके पास है। अब इसके पास कुछ आवश्यकताएं हैं, ठीक है, इसके पास है। अगर ये इन आवश्यकताओं को, क्या इसकी आवश्यकताएं हैं? ये पैसा कमाना चाहता है। ये क्या करना चाहता है? इसकी आवश्यकताएं क्या है, नीड क्या है इसकी? नीड ये है कि ये पैसा कमाना चाहता है, पैसा। और पैसा ये कभी कमा लेता है, कमा लिया तो समाजित हो गया समाज में, नहीं कमाया तो समाजित नहीं है। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि पैसा कमा लिया, समायोजित है ये। अब इसकी समायोजन आप जैसे चुनौती पढ़ चुके हैं, चुनौती एक खत्म होता है, 1000 चुनौती आते रहते हैं। रोज चुनौतियों का कोई गिनती नहीं है, एक के बाद एक लगातार आते ही रहेंगे। एक समय में कई चुनौतियां आ सकती हैं, आपको ये पहले भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया जा चुका है। अब इसके पास दूसरी चुनौती क्या है कि ये चाहता है शादी करना। अब ये एक चुनौती इसके लिए है।
एक के बाद एक चुनौती है। पहले इसके लिए पैसा कमाना, उससे पहले भी एग्जाम्पल है तो पढ़ाई करना चुनौती था, उसके बाद एक पैसा कमाना, अपनी आजीविका कमाना चुनौती हो गया। अब एक चुनौती नया आएगा, इसके बाद साथी होगा, फिर एक प्रॉब्लम आएगा, फिर एक नया आएगा, घर चाहिए तो ये चाहिए, सब चुनौती है। अगर इन सारी आवश्यकताओं को ये इस वातावरण से पूरा कर लेता है, करते जाता है, अगर इसको ये पूर्ति कर लेता है, अगर इसे पूर्ति करता है, तो हम क्या कहेंगे, इस व्यक्ति का समायोजन हो गया। ये व्यक्ति समायोजन किया, समायोजन, इसका समायोजन हो गया। अगर इसका आवश्यकताएं पूर्ति नहीं करता है तब क्या होगा, पूर्ति नहीं करता तो क्या होता है, ये अधिकतर आप देखते हैं समाज में लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं तो वो क्या होते हैं, कुसमायोजित हो जाते हैं। कुसमायोजित मतलब कुसमायोजन। और आज के डेट में आप बच्चों देखेंगे जो लोग चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते हैं, कुसमायोजित हो जाते हैं। इस टॉपिक के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि गांव में, शहर में कैसे लोग कुसमायोजित हैं अभी इस वक्त। और वो इसलिए है क्योंकि वो चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते और मेहनत नहीं करते हैं। अगर वो मेहनत करते तो उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती और कुसमायोजित नहीं होते हो। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल रहा कि ये टिंकू कैसे समाजित हो पाता है और कैसे समाजित नहीं हो पाता है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं इसका कि क्या डेफिनेशन है। तो एक स्किनर नाम के व्यक्ति थे, स्किनर भाई साहब ने एक डेफिनेशन दिया इसका। उन्होंने कहा समायोजन, समायोजन, समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, एक अधिगम प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया है, क्या अधिगम प्रक्रिया है, ये सीखने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि आपको ऐसा हो नहीं सकता कि आज समाजित हो गए तो कल भी समाजित है, कल नया प्रॉब्लम आपके पास आएगा, नई आवश्यकता आएगी, उस आवश्यकता का फिर आवश्यकता के लिए इस वातावरण से तालमेल आपको बैठाना पड़ेगा। ऐसा थोड़े है कि एक दिन आपने काम कर लिया फिर हो गया, जीवन भर के लिए छुट्टी है, आज आपका जीवन सुखमय हो गया। आप संतुष्ट, एक्चुअली कहें तो आप संतुष्ट होना चाहते हैं, अपनी आवश्यकताओं के प्रति संतुष्ट होना चाहते हैं। बात को समझिए, आवश्यकता है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से जोड़ के देखना पड़ेगा इसको कि आपकी जो आवश्यकता है, आपकी जो नीड है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, समायोजित हैं। तो ये अधिगम लर्निंग प्रक्रिया है, सीखने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलते रहती है प्रक्रिया। एक चीज से समायोजन हुआ कि दूसरा चीज उभर के आया सामने, मतलब एक आवश्यकता पूरा हुआ तो दूसरा आवश्यकता आपके सामने आ जाती है। तो ये अधिगम प्रक्रिया है। दूसरा व्यक्ति ने कोलमैन ने दिया, कोलमैन ने, कोलमैन, इन्होंने भी एक डेफिनेशन दिया और इनका डेफिनेशन क्या कहता है, कहता है कि समायोजन अपनी आवश्यकताओं, समायोजन अपनी आवश्यकताओं, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, क्या है, पूरा करने तथा दबाव, दबाव से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम, प्रयासों का परिणाम
यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात इसने कहा, दबाव क्या कहते हैं, समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने, आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दबाव से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। किसका परिणाम है? आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो आपके पास दबाव थी, मतलब आपको पैसा कमाना है, आपको ये करना है, आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम पास करना है, ये सारी चीजें आपको स्ट्रेस देता है, आपको दबाव देता है। इसके बाद वाला टॉपिक दबाव ही आएगा, स्ट्रेस ही आएगा। स्ट्रेस का क्या क्या हालत है, कैसे कैसे स्ट्रेस हम बढ़ाते हैं, कैसे स्ट्रेस से निकलते हैं, ये सारी बात हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रेस हमारे पास है, जो दबाव है हमारे पास, मानसिक दबाव जो हमारे पास आ जाती है, तो इसको कैसे इससे निपटता है। मान लो आपको जरूरत पड़ गई कि इस साल पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए चाहिए और आपके पापा जी इस दबाव से गुजर रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता है आपको पढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, चाहे आप ही को चाहिए 1 लाख रुपया और आप ही को खुद इनकम करना है, तो आप इस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और इस स्ट्रेस से निकलने के लिए आप क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपके पास दबाव है, आवश्यकता आपकी कितनी है, 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया आपकी आवश्यकता है और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेस झेल रहे हैं। इस स्ट्रेस को जब निपट लेते हैं, इस स्ट्रेस से मतलब आप 1 लाख रुपया कमा लेते हैं, इनकम कर लेते हैं, आप कैसे पूरा करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप समायोजित हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ पे हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रकार को करते हैं, समायोजन के प्रकार। समायोजन का प्रकार क्या होता है? समायोजन का प्रकार कितने तरह के समायोजन होते हैं? तो समायोजन यहाँ पे 3 तरह के होंगे। देखते हैं 3 तरह के समायोजन कौन कौन सा होगा। पहला समायोजन है जैविकीय समायोजन। जैविकीय समायोजन। दूसरा है सामाजिक समायोजन। तीसरा है स्वयं के साथ समायोजन। स्वयं के साथ समायोजन, ये तीसरा। एक एक करके पढ़ते हैं। जैविकीय समायोजन क्या है? जैविकीय समायोजन वह समायोजन है जिसमें आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे फूड, आपका खाना, कपड़ा, आपके लिए दवाइयाँ चाहिए, हेल्थ रिलेटेड और बहुत सारा चीज जो आपको डे बाय डे, घर चाहिए, बाइक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो ये सब जैविकीय में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सामाजिक समायोजन क्या है? सामाजिक समायोजन, आप में समाज में, जिस समाज में रहते हो समाज में आपका कैसा रिलेशन है, आप उस समाज में एक प्रतिष्ठित है, किस तरह का आपका प्रतिष्ठा है, किस प्रकार का आपका मान मर्यादा है, कैसे आप समाज के साथ बिहेव करते हैं, कैसे आपके साथ समाज के लोग बिहेव करते हैं, ये सारा चीज आपके सामाजिक समायोजन के अंतर हम लोग पढ़ते हैं। तो मतलब समाज में किस तरह से आप रह रहे हैं, समाज में कैसा आपका मेल जोल है, कैसा व्यवहार है, ये सारी बातें सामाजिक समायोजन हो गया। हाँ, इसमें एक और भी आता है आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है? आज के समाज में फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए भी समायोजन का बहुत बड़ा मैटर उठता है। ये पुराने जमाने में नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के जमाने में अगर आप सही से समायोजित है तो पैसा बहुत बड़ा मैटर रखता है। पैसा आज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी मैटर रख लिया है। तो आप समायोजन के लिए सब प्रॉब्लम आपके पास है, तो आप किस तरह समायोजित है, आप अपने आप को
यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद स्वयं के साथ समायोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप स्वयं के साथ समायोजन करना सीख लिए तो दूसरों के साथ समायोजन हो जाएगा, आपका सामाजिक भी ठीक हो जाएगा, जैविक भी ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके। Everything will be okay when you will be able to exist with yourself. जब आप अपने साथ एग्जिस्ट करने लायक बन जाएंगे तब। क्या है अपने साथ एग्जिस्ट करने का? जब ये क्या अपने साथ एग्जिस्ट करना है? आप भावनाओं में चलते हैं। भावना समझते हैं ना? भावना, आप भावित हो जाते हैं। कोई कुछ बोल दिया, किसी को देख करके, कोई दुख, कोई कुछ भी, मतलब भावुकता में आकर के आप काम करते हैं, माइंड को कंट्रोल करके काम नहीं करते हैं। आपके में संवेग होती है। संवेग, किसी ने आके कुछ कह दिया, आप संवेग में आकर के आप भी कुछ कह दिए, इधर से उधर हो गया, या कोई अच्छा ही काम के लिए हुआ, बुरा काम के लिए हुआ, दोनों। आप हर चीज सोचिए और सोच करके संवेग में आकर के काम न करें। तो स्वयं के साथ समायोजन करना ये है। अपनी क्षमता को देखिए, अपनी क्षमता को पहचानिए। कुछ लोग बिना क्षमता को पहचाने चाहते हैं कि अपने आप को समायोजित कर ले, नहीं हो सकता है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं कर सकते, उस काम के लिए वो ट्राई कर रहे होते हैं, किसी और को देख करके। अपने भीतर से वो समायोजित उस काम में नहीं हो पाते, क्योंकि भीतरी उसकी क्षमता नहीं है, तो उस काम में समायोजित नहीं हो पाता है। तो बेसिकली ये 3 तरह के समायोजन के प्रकार हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्वयं के साथ जिस दिन आप समायोजन कर पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति खुद ही से जब समायोजन नहीं कर पाएगा तो वो समाज में कैसे समायोजन करेगा, और जब खुद का समायोजन नहीं कर पाता है तो बाकी काम कैसे करेगा वो? उसे कब क्या करना है, कैसे क्या करना है, भावुकता में आकर के काम करता है, तो इधर का उधर गलती भी कर जाता है, समझ में नहीं आता है। तो स्वयं के साथ समायोजन करने की प्रक्रिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सामाजिक, उसके बाद जैविक, ये सारा इंपॉर्टेंट तो है ही। अब आते हैं हम लोग समायोजन की कुछ प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। समायोजन की प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति हम लोग पढ़ते हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति हम लोग देखते हैं कि प्रकृति क्या है, मतलब इसका नेचर क्या है। तो एक पॉइंट, पहला पॉइंट कह रहा है कि समायोजन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और वातावरण दोनों प्रभावित होते हैं। मतलब ऐसा प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति तथा, और लिखते हैं, और वातावरण दोनों प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। प्रभावित, दोनों ही प्रभावित होते हैं इसमें। तो क्या व्यक्ति और वातावरण, मान लीजिए आप कहीं से आ रहे हैं रोड से, और रोड की सारी स्ट्रीट लाइट को आपने तोड़ दिया। आप कहीं से, कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई व्यक्ति नहीं है, मेरा फेवरेट स्टूडेंट जो है वही आ रहा है, मान लो टिंकू आ रहा है, और टिंकू चल चल के जब आ रहा है, और आते आते पूरा रास्ते का लाइट तोड़ दिया। खुद तो प्रभावित हो ही रहा है, वातावरण को ही प्रभावित कर दिया, बाकी लोगों को भी दिक्कत हो गया। समाज में कोई व्यक्ति मारपीट कर लिया, झगड़ा झंझट कर लिया, तो खुद तो प्रभावित हुआ ही हुआ, और दूसरों को भी प्रभावित कर दिया। वहीं पे एक व्यक्ति समाज में खूब बढ़िया से समायोजित है, अच्छे से बात विचार करता है, मतलब सामाजिक रूप से, जैविक रूप से और स्वयं से, तीनों तरह से समायोजित है व्यक्ति, तो समाज में बहुत सुख शांति का परिवेश लेकर के आएगा। तो एक खुद व्यक्ति जब समायोजित है तो वातावरण को भी समायोजित ही करता है। तो व्यक्ति और वातावरण दोनों को प्रभावित करने वाला प्रक्रिया है क्या? समायोजन। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्या है? आवश्यकताओं और दबावों के मध्य तालमेल बैठाना। ये ऊपर भी हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे, क्या था?
आपका नीड, नीड मतलब आवश्यकता है, इसके साथ क्या करना है, तालमेल बैठाना है, तालमेल, इसके साथ हम लोग तालमेल बैठाएंगे तो क्या होगा, हम लोग इसके साथ तालमेल बैठा लेंगे तो हम जो जरूरत की चीजें है उसके साथ तालमेल बैठाए, मतलब जो आवश्यकता थी हमारे पास उसके लिए हम लोग तालमेल बैठाए, वो सामान हमारे पास मिला, हम संतुष्ट हुए, हम समायोजित हैं और इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और यही नहीं मिलती है तो फिर कुसमझ होते हैं, कुंठा होती है मन में, अलग अलग तरह के नेगेटिविटी आते हैं दिमाग में, ये सारी बातें चलती रहती है। तो ये हुआ एक दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप नोट खुद से बनाइएगा, मैं शॉर्ट में सब कर रहा हूं और आप खुद से एक बार नोट जब लिखते हैं सुन करके तो मैंने निरंतर, बस मेन बात यही है, आपको याद भी यही रखना है, बाकी तो आप बना लेंगे अपने आप। निरंतर मतलब क्या, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे, ये समय समय पर बदल जाता है। आज आपके पास एक चुनौती थी, मतलब एक आवश्यकता थी, वो पूरा हुआ, कल दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, एक के बाद हर रोज बदल जाएगा, हर दिन बदल, एक के बाद एक समस्या आती जाएगी, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ जाएगी, एक के बाद एक चुनौती आ जाएगी और एक के बाद एक समायोजन करने का आपके पास चुनौती रहेगा। मतलब आपके नीड बढ़ते चले जाएंगे, आपके नीड एक पूरा हुआ दूसरा चाहिए, एक पूरा हुआ तो फिर दूसरा चाहिए, ऐसे आप समायोजित होना आपके लिए लगातार प्रोसेस है, लगातार आपको करना पड़ता है। उसके बाद की प्रोसेस है जो समायोजन, एक द्विध्रुवीय है। द्विध्रुवीय मतलब क्या है, द्विध्रुवीय का मतलब होता है, द्विध्रुवीय इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर आप एडजस्टमेंट तालमेल बैठा पाए तब तो क्या होगा, समायोजित हो जाएंगे, समायोजन होगा। अगर आप तालमेल नहीं बैठा पाए तो क्या हो जाएगा, कुसमायोजन, कुसमायोजन। तो आपको कुछ मत, ये द्विध्रुवीय है, दो ध्रुव से काम कर रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि द्विध्रुवीय है। और क्योंकि व्यक्ति जब समाजित नहीं होता है तो कुसमाजित हो ही जाता है। अब देखते हैं और इसके कुछ अभी नेचर। पांचवा नंबर पे क्या है, पांचवा नंबर पे है अभी प्रकृति गत्यात्मक है। गत्यात्मक है मतलब ये गत्यात्मक है, इसका मतलब क्या है, आप एक बार समायोजित होंगे, समायोजन, समायोजन होने के बाद आप फिर से कुसमायोजन भी हो सकते हैं, कुसमायोजन मतलब समायोजन होगा और कुसमायोजन भी हो सकता है। आप आज समायोजित हैं, कल कुसमायोजित हो सकते हैं। आज आपके पास सब कुछ ठीक है, सारा फाइनेंशियल, जैविकीय, मतलब सामाजिक और जैविकीय समायोजन, सामाजिक समायोजन और स्वयं के साथ समायोजन सब कुछ ठीक है, लेकिन कल कोई ऐसी परिस्थिति है जिसकी वजह से आप फिर से कुसमायोजित हो गए। कोई आवश्यकता है जिसके साथ आप वातावरण में तालमेल नहीं बैठा पाए तो आप समायोजित हो गए, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी, ये चलता रहेगा, तो इसीलिए गत्यात्मक है। अब छठा नंबर पे हम देखते हैं, छठा नंबर क्या है, उपलब्धि। ये बड़ी भारी बात है, उपलब्धि। उपलब्धि है जो व्यक्ति समायोजित हो जाता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बेटा समझने की कोशिश करिए आप लोग कि जिस दिन आप समाज में समाजित हो जाते हैं, जो व्यक्ति समझता है, हम कहते हैं कि नहीं कितनी उपलब्धियां कमाई है इसने, ये सारी उपलब्धियां इसके बदौलत आया है, इसने ऐसी ऐसी काम किया, इतनी बड़ी उपलब्धि, ऐसा काम कर दिया, ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, तो हमारे पास उपलब्धियां ही उपलब्धियां होती है, तो इसको हम लोग उपलब्धि मानते हैं। मतलब समायोजित होना ही, समायोजन करना ही, जो आपके नीड है उन नीडों को
समायोजन करना ही मतलब वातावरण में ताल मिलाना ही मतलब इस दुनिया में तालमेल मिला करके उस चीजों को पा लेना ही आपके लिए समायोजन है, और वही उपलब्धि है आपका। 7वां नंबर पॉइंट में हम लोग देखते हैं, समाज की उन्नति समाजित लोगों पर निर्भर करता है। किसकी उन्नति? समाज की उन्नति। समाज की जो उन्नति होती है वो किस पे निर्भर करता है? समायोजित लोगों पे। जो समायोजित है उनके ऊपर समाज की उन्नति निर्भर करता है। किन पे? समायोजित लोगों पे। समायोजित लोगों पे। जिस समाज में समायोजित लोग ज्यादा है वहां पे समाज उन्नत होगा ही होगा। अगर आप समायोजित नहीं हैं तो समायोजन नहीं हो पाएगा, समाज का उन्नति नहीं हो पाएगा। अगर आपका समायोजन नहीं हो पाएगा तो जैसे मैं बताता हूं, एक दो एग्जाम्पल लेता हूं, हमारे देश का एग्जाम्पल लेता हूं। महाराष्ट्र है, गुजरात है, केरल है, इधर के लोग ज्यादा समायोजित हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, मेहनत करके वातावरण को ऐसा बनाया उन लोगों ने, उसमें अपनी नीड को पूरा कर लेते हैं, ज्यादातर लोग कर लेते हैं। लेकिन हमारे बिहार यूपी साइड में अधिकतर लोग कुछ समायोजित हो जाते हैं, इन्हें बहुत तरह की परेशानी की आवश्यकताओं के साथ तालमेल बैठा नहीं पाते, चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो ये उन्नत समाज के लिए समायोजित व्यक्तियों की बहुत जरूरत है। जिस समाज में लोग समायोजित होंगे वो समाज अपने आप उन्नत हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है। आप अपने समाज को अगर उन्नत बनाना चाहते हैं तो आपको समायोजित होना होगा। और मेरा तो यही निरंतर प्रयास रहता है कि कैसे बच्चों को समायोजित किया जाए, कैसे बच्चे उन्नति के मार्ग पे चले और अपने समाज को, अपने देश को। आज हमारा देश का हालत बहुत अच्छा नहीं है और एक इसमें भी ये लॉकडाउन भी चल रहा है, इसकी वजह से और भी समायोजित नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर समाज को उन्नति करना है तो समायोजित करना पड़ेगा, और समायोजित होना है तो चुनौतियों को स्वीकारना पड़ेगा। चुनौतियों को स्वीकारेंगे तो समायोजित होंगे तो आपका समाज उन्नत हो ही जाएगा। तो ये रही इसकी प्रकृति। अब हम लोग समायोजन के बारे में थोड़ा और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि समायोजन आखिर में है क्या। समायोजन के प्रतिमान को जानने की कोशिश करते हैं। समायोजन के प्रतिमान, समायोजन के प्रतिमान। समायोजन के प्रतिमान क्या है? मतलब इसको हम लोग पैराडिगम कहते हैं। पैराडिगम, ठीक है। ये पैराडिगम क्या है? पैराडिगम का मतलब होता है, प्रतिमान का मतलब होता है अवधारणा। क्या मान्यताएं हैं समायोजन के प्रति, इन मान्यताओं को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, एक मान्यता आती है व्यवहारवादी। व्यवहारवादी समायोजन या प्रतिमान कहें इसको, प्रतिमान। क्या है व्यवहारवादी प्रतिमान? देखते हैं इसको, व्यवहारवादी प्रतिमान क्या है। अगर हम लोग बात करें तो ऐसा लिखते हैं इसको, व्यवहारवादियों ने मानव शरीर को, किसको, यहां से लिखता हूं, मानव शरीर को मशीन यंत्रवत
यंत्रवत माना है। थोड़ा ये इलेक्ट्रॉनिक पे लिखने में थोड़ा असुविधा हो रही है, समझने की कोशिश करें। ये यंत्रवत है, यंत्रवत कुछ दिन में प्रैक्टिस होते होते हो जाएगा ये। मतलब ये मानव शरीर को, जैसे मानव शरीर क्या होता है, कार्य करता है, इसमें कुछ गड़बड़ी आती है, ये खराब भी हो सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जैसे मशीन काम करता है, मशीन कार्य करता है, और ये भी खराब होता है और इसे भी ठीक किया जाता है। सेम बात वैसे ही तो व्यवहारवादियों ने मशीन यंत्रवत माना। जैसे मशीन कार्य करता है, खराब होता है, ठीक होता है, वैसे ही मानव कार्य करता है, ठीक होता है, खराब होता है, ठीक होता है। ऐसे ही प्रतिमान, व्यवहारवादी प्रतिमान में समायोजन को हम लोग ऐसे मानेंगे, मतलब कभी हम एडजस्टमेंट करेंगे, हमारा फिर से वो आएगा प्रॉब्लम, फिर ठीक करेंगे, प्रॉब्लम होता है, कभी समाजित हो जाते हैं, समाजित नहीं होते। तो इस तरह से इसको यंत्रवत, मशीन की तरह यंत्रवत माना, मतलब मशीनरी माना, इसको मैकेनिकल टाइप का हो गया ये। इसका आगे देखते हैं। और इसमें जो मनोविश्लेषणवादी थे लोग, जो मनोविश्लेषणवादी थे लोग, विश्लेषणवादी, जो लोग मनोविश्लेषणवादी लिखे, इसको मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषणवादी, मनोविश्लेषण, एक मिनट, मनोविश्लेषण, विश्लेषणवादी जो लोग, वे लोग क्या कहा है, इसको चेतन मन अचेतन मन के साथ बात किया और सुख के नियम की बात किया। क्या सुख के नियम? चेतन मन, ईड, जिसको हम लोग कहते हैं अहम, IDED, इसको हम लोग कह सकते हैं अहम, चाहे इदम, ठीक है। ये सब क्या है? अचेतन मन का बात है। अचेतन मन में अहम रहता है, उसके बाद ईद रहता है, उसके बाद आता है ईगो। ईगो का मतलब होता है अहम, ठीक है। ये अचेतन मन अचेतन मन दोनों में मन के चलते रहता है। एक होता है सुपर ईगो, सुपर ईगो, जिसको हम लोग चेतन मन में लेके चलते हैं, चेतन मन का काम करता है। अब इनके बारे में हम लोग नीचे डिटेल्स करते हैं। अचेतन में ही व्यक्ति के व्यवहार की कारण है। जो व्यक्ति व्यवहार करता है उसका सारा कारण कहाँ पे है? उसके अचेतन मन में है। किस मन में है? अचेतन मन, अचेतन मन, अचेतन मन में जो वो व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार जो कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है? किसी वजह से कर रहा है? अचेतन मन के कारण कर रहा है। उसके व्यवहार की प्रक्रिया जो बदलती है, अचेतन मन में जो जो उसके समाजित होकर के है, उसी हिसाब से वो जो उसमें बैठा रखा उसके हिसाब से व्यवहार करेगा। तो दूसरा, अचेतन मन को नियंत्रण कर ले तो व्यक्ति समाहित हो सकता है। इसी मन को अगर नियंत्रित कर लेते हैं आप, अगर आपका नियंत्रण हो जाता है इस मन पे, तो क्या होता है? आप समायोजित हो जाते हैं, समायोजित हो जाएंगे, मतलब आपका समायोजन हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा आपका। यही तो कंट्रोल में नहीं रहता अचेतन मन। चेतन मन तो खूब कहता है कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना, मुझे नहीं, लेकिन अचेतन मन आपके कंट्रोल में है नहीं, वो आपसे कुछ और करा लेता है। तो इस पे नियंत्रण होना चाहिए, अचेतन मन पे नियंत्रण होना चाहिए। और सामाजिक मान्यता के अनुरूप व्यक्ति सुख की प्राप्ति कर लेता है।
जब आपका अचेतन मन पे कंट्रोल हो जाता है, ये मनोविश्लेषणवादियों ने ऐसा कहा कि अचेतन मन पे कंट्रोल हो जाता है और आप जब समाहित हो जाते हैं तो आप सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। किसकी प्राप्ति कर लेते हैं? सुख की। सुख की प्राप्ति हो जाती है आपके पास। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि हम कैसे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। जो लोग समायोजित नहीं है वो सुखी हो ही नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो आपके पास ये है कि जो लोग समायोजित नहीं है वो सुखी हो ही नहीं सकते हैं। उनके जीवन में बहुत ही तरह के दुख होते ही रहते हैं। वो हमेशा दुखी रहेंगे, हमेशा कुंठित रहेंगे। तो इस तरह से आपने समायोजन के बारे में, इसकी जो हम लोग प्रतिमान थे, मतलब इसकी अवधारणा कैसी है, इसको कैसा माना जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग एक इसमें अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि समायोजन के, अच्छे समायोजन की विशेषताएं क्या है। अच्छे समायोजन के विशेषता क्या विशेषता है इसकी विशेषता क्या है? तो हम लोग फिर से वही अपना फेवरेट स्टूडेंट को लेते हैं, टिंकू को। ये टिंकू बहुत काम का चीज है, हमेशा आपके साथ ही कुछ ना कुछ करेगा। अभी टिंकू को देखो क्या है, इसको हम लोग समझते हैं कैसे। टिंकू अगर अच्छे से समायोजित है तो अनुकूल हो गए, अनुकूलन। अब अनुकूलन का क्या मतलब है? लोचशील। अब लोचशील क्या है? मतलब ये नए नए परिस्थितियों में बदल जाता है। मतलब उसमें देखो, परिस्थितियां तो बदलते रहेंगी। आप आज जो कर लिए वो चाहे कि कल भी उसी पे चले, परसों भी नहीं। जैसे समस्याएं बदलेंगी, जैसे माहौल बदलेगा, परिवर्तन होगा, आपको परिवर्तित होना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति एडजस्ट हो जाते हैं, जो व्यक्ति एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मतलब समायोजित हो जाते हैं, तो जैसी भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में वो अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। बस यही तो है। तो समायोजन के लिए, अच्छे समायोजन मतलब जो व्यक्ति अच्छे से समायोजित है, समायोजन जिसका अच्छे से हुआ है, वो व्यक्ति अनुकूल होता है। हर परिस्थिति में अनुकूल रहेगा वो, कोई उसको दिक्कत नहीं है, बदल जाएगा। नए नए परिस्थितियों में वो बदल जाएगा। अब दूसरा है समाज के प्रति जागरूकता। अगर ये सही में समायोजित है तो समाज के प्रति जागरूकता रखेगा। समाज के प्रति जागरूकता, समाज के प्रति क्या है? जागरूकता रखेगा। समाज में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या समाज के लिए अच्छा करना चाहिए, कैसे समाज ठीक रहेगा, इन सारी बातों को ये देखते रहता है, सोचते रहता है इसके बारे में। क्योंकि समाजित, जो व्यक्ति समाजित नहीं है वो समाज के बारे में क्या सोचेगा, वो समाज के बारे में क्या जागरूकता रखेगा? उसको कुछ समझ ही नहीं है, वो तो भ्रम फैलाएगा, इधर उधर की बातें करेगा। लेकिन जो लोग समायोजित हैं वो अच्छे बात करेंगे, बढ़िया तरीके से बात करेंगे, समाज की उन्नति के बारे में सोचेंगे, तो समाज के प्रति वो जागरूक रहेंगे। तो अभी समाज में कितने जागरूक व्यक्ति मिलते हैं, मतलब कितने समायोजित व्यक्ति मिलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा कि अपने व्यवहार के प्रति सूझ और मूल्यांकन दर्शाता है।
ये क्या करता है, अपने व्यवहार के प्रति सूझ समझ और मूल्यांकन दर्शाता है। ठीक है, दर्शाता है क्या मूल्यांकन और क्या सूझ। अब मैं कुछ बोलता हूं समाज में जाकर के, कोई व्यक्ति तो बोलने से पहले सोचता है कि ये यहाँ बोलना उचित है नहीं है, ये बोलूंगा तो समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका सारा मोल भाव कर लेता है, मूल्यांकन कर लेता है कि इसका मेरे बोलने से क्या होने वाला है, ये जो मैं काम कर रहा हूं तो ये क्या होगा, इससे क्या। तो अपना जो व्यवहार है उसका, उस व्यवहार को बहुत सोच समझ कर करता है, उसका मूल्यांकन करता है कि इससे मेरा मूल्य क्या होगा। तो ये सारी बातें आई। उसके बाद फिर से वो आत्मसम्मान के साथ क्या करता है, अपना भी आत्मसम्मान रखता है। आत्मसम्मान अपना मतलब आत्मसम्मान के साथ दूसरों को भी वो क्या करता है, सम्मान करता है, दूसरों को भी सम्मान करता है। तो वो हमेशा, जो व्यक्ति सामाजिक है वो हमेशा अपना सम्मान के बारे में सोचेगा और दूसरे व्यक्तियों को भी सम्मानित करेगा, सम्मान करेगा। वो हर घड़ी दोनों के बारे में सोचेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे सम्मान चाहिए और बाकी किसी को तो छोड़ो, अपमान करते रहो, ऐसा वो व्यक्ति कभी भी नहीं सोचता है। तो ये बात एक सम्मानित व्यक्ति से, सामाजिक व्यक्ति से ही आशा की जा सकती है। तो ये व्यक्ति सम्मानित होता है, दूसरों को भी सम्मान करता है, क्योंकि व्यक्ति समायोजित है। इसके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। जो इसके लक्ष्य है, क्या है लक्ष्य, जो इसके लक्ष्य है स्पष्ट है। क्या करना है क्या नहीं करना है स्पष्ट रूप से उसके बारे में जानता है और सोचता है कि मुझे करना क्या है। ये हमेशा से अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट, मतलब एकदम बिल्कुल इसका सीधा सटीक इसके पास लक्ष्य होता है, इधर उधर भटकता नहीं है। फिर ये संवेदी समझ का है। किस समझ का है, संवेदी समझ। संवेदी समझ क्या होता है, मतलब दूसरों को भी समझता है, दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। क्या दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है, मतलब खाली अपने बारे में नहीं सोचता है, दूसरों को भी देखता है, दूसरों के दुख दर्द को भी समझता है, दूसरों की भी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है, दूसरों के प्रति भी उदार भाव रखता है। तो ये सामाजिक व्यक्ति ही से संभव है। और सामाजिक व्यक्ति तो किसी भी तरह से किसी भी हाल में सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, उनको अपने से छोड़कर किसी दूसरों के लिए कुछ सोच समझ है ही नहीं, वो नहीं चाहते हैं कुछ भी। अब देखते हैं एक दो पॉइंट और है, ये है आकांक्षा। ये आकांक्षा वर्ड, आकांक्षा क्या होता है, स्तर। आकांक्षा का स्तर जो है वो इनका क्या होता है, पर्याप्त होता है। आकांक्षा मतलब क्या, उसकी जो लालसा है, जो ये। अब क्या होता है यहाँ पे, मैं सरकारी नौकरी की एक एग्जांपल ले लेता हूं। इतनी सारी आकांक्षाएं होती है, अपनी योग्यता के बारे में ध्यान नहीं रखता कि मैं क्या है, किस तरह से करूं, क्या नहीं करूं। जैसे कोई नौकरी आती है तो कोई बच्चा होता है, जितना आया सब में फॉर्म भरता है, सब के लिए तैयारी करता है, कहीं तो लक्ष्य है।
ऐसे मुश्किल है उस व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन जो समाजित व्यक्ति होगा अपने क्षमताओं पे देखेगा, अपनी योग्यता के अनुसार देखेगा कि मैं इस लायक हूं, और उस पे बड़ी मेहनत से काम करेगा। वो जब उस पे लगन से काम करेगा तो उसकी आकांक्षा पूरा होगा ही। तो समाजित व्यक्ति एक आकांक्षा को लेकर के उसको पूरी तरह से पूरा करने की कोशिश करता है, और कुसमाजित व्यक्ति जो मौका आया उसी में ट्राई कर लिया, लग गया तुक्का तो बहुत अच्छा है, और नहीं लगा तुक्का तो कोई बात नहीं है। तो ये अच्छे व्यक्तियों, मतलब अच्छे जो समाजित व्यक्ति हैं उनके लिए ये सब था। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि जो व्यक्ति को समाजित है, मतलब अच्छे तरह से समाजित जो नहीं है वो, तो सारी बातें इसके उल्टा चलेगी। अनुकूल है तो सब चीज प्रतिकूल देखेगा, जहां कोई बात देखेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सामाजिक व्यक्ति नहीं होते हैं, कोई भी चीज देखते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से वो समस्या ढूंढते हैं। ये हो जाएगा, इस वजह से नहीं होगा, तो इस कारण से वो नहीं होगा। और जो समायोजित है वो क्या करते हैं, वो किसी भी हाल में उसमें कुछ पॉजिटिविटी ढूंढता है, और उस पॉजिटिविटी के कारण वो व्यक्ति में उपाय ढूंढ लेता है और वो समस्या का हल हो जाता है। तो इस तरह से जो व्यक्ति अच्छे से समाजित नहीं है, मतलब कुछ समझते हो प्रॉब्लम ही देखेगा, समाज के प्रति वो जागरूक नहीं रहेगा, अपने व्यवहार में कोई सोच समझ नहीं है, जैसा मन वैसा व्यवहार कर लेगा। आत्मसम्मान उसका अपना तो कोई है नहीं, दूसरों को भी सम्मान नहीं देगा, इस तरह की बातें आ जाएगी। आकांक्षा का स्तर उसका तो कुछ है नहीं, कुछ भी मिले कहीं भी मिले, जैसे ही मिल जाए, जो हो जाए, जैसे जीवन बीत जाए, उससे पूछा जाए तो वैसे जीवन है। एक दिन मैं एक व्यक्ति को, मेरे पास ये पर्सनल अपना एक एक्सपीरियंस है, मेरे घर पे काम कर रहा था वो व्यक्ति, मेरा घर बन रहा था ऊपर, उस समय वो काम कर रहा था व्यक्ति। तो वो पियक्कर था, थोड़ी देर टाइम मिला तो जाकर कहीं से थोड़ा पी करके आ गया। मैं बोला कि तुम्हारा इतने परिवार है, ये है, तुम ऐसे पियोगे, इतना पैसा कमाते हो, कैसे चलेगा? और इतना दुबला पतला हो, तो बहुत कमजोर आदमी था, तो बोला ऐसे तुम्हारा तो हेल्थ खराब हो जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं, देखो कुसमाजित लोगों का कैसा उत्तर होता है। वो व्यक्ति मुझे ये कहा कि अरे पी के ऐसे मर जाएंगे, ये तो अच्छा है ना रोड पे एक्सीडेंट होके मरने से। कितना लोग मरना होता है तो रोड पे एक्सीडेंट होके मरता है, कितना दिक्कत होके मरता है, मैं तो ऐसे मर जाऊंगा, तो पीने में क्या है? उसका जवाब ये कुसामाजिक व्यक्तियों का जवाब है। अगर सामाजिक व्यक्ति हो तो पिएगा ही नहीं, प्रॉब्लम्स अपने पहले परिवार को, बाल बच्चों को देखने की कोशिश करेगा, तो सामाजिक नहीं हो सकते हैं लोग। तो इस तरह से संवेदी समझ उनके पास नहीं होगी, दूसरों के बारे में वो नहीं समझना चाहेगा, दूसरों के बारे में वो नहीं सोचेगा, अपने बारे में। आज का जो वर्तमान का समय चल रहा है, इसमें लोगों की संवेदनाएं बहुत कम हो गई है। बेटा समझने की कोशिश करो, लोग अब अपनी संवेदनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरों के प्रति बड़ी गलत संवेदना है उनके पास, गलत व्यवहार करते हैं, अपना खाली चाहते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो, मेरे साथ अच्छा हो, दूसरे के साथ बुरा करते रहते हैं, अपना अच्छा चाहते हैं। लक्ष्य स्पष्ट उनका नहीं रहता हो, कुछ भी उनका जीवन का लक्ष्य नहीं है, बस आते पीते जानवरों के भांति खाते आते हैं, खाते पीते चले जाते हैं वो। और आकांक्षा का स्तर तो उनका बहुत नीचे होता है, छोटी छोटी आकांक्षाओं के लिए वो मरते हैं, बड़ी कोई सोच, बड़ी कोई लक्ष्य उनके पास होता ही नहीं है। तो इस तरह से आज का ये जो क्लास है आपका, ये यहीं पे ओवर करूंगा, और फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे इसको और इसका लाभ उठा पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छी तरह से पढ़िए। और आपको अगर कोई प्रश्न हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9523744050। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप
पूछ सकते हैं अपना नाम, एड्रेस और एड्रेस में जो है नाम और क्लास और क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम इसका रिप्लाई आपको कर देंगे कि अगर विशेष कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।